दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के इस पावर ग्रीन टी में आपका स्वागत है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज एक जबरदस्त कपल हम लोगों के बीच हैं और आज उनकी लाइफ स्टोरी सुनने को मिलेगी। क्योंकि नायक कई होते हैं लेकिन नायक मेकर एक ही होता है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल चलाते हैं और बीइंग अ डायरेक्टर, बच्चों के लाइफ में शिक्षा देने का जो पुण्य काम होता है वो करते हैं। एज अ डायरेक्टर, स्कूल डायरेक्टर, वो एक स्कूल चलाते हैं और लेकिन साथ ही साथ उनको एक अच्छी चीज समझ में आ गई और जिसका नाम है मोदी केयर। और इस मोदी केयर से उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया, उनके साथ के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, आज ये सब कुछ जानने का हमको आपको मौका मिलेगा। तो आज देर न करते हुए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेज मनोज कुमार विद्यार्थी सर को। मिस्टर मनोज सर, मैम, वेलकम। थैंक यू, वेलकम ऑल। थैंक यू ऑल मोदी केयर फैमिली। आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जीवन में सबसे बड़ा जो चीज होता है लोगों के बीच लोगों से मिलने जुलने का। और आज हम एक ऐसे बैनर तले हैं जहां पर बिहार नहीं बल्कि इंडिया के हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और उनके साथ मिलकर के अपने दिल की दास्तान को सुनाने का मौका मिला है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरी आवाज सुनो। अपनी आवाज को, दिल की आवाज को सुनाने के लिए, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन आज मोदी केयर एक ऐसा फैमिली है जहां हमारे और आपके दिल की बातों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए बेकब है। कई दिन से एक अनेकों दिग्गज लीडर का सुन रहे थे। चलिए, अच्छी बात है। और हम जैसे मोदी केयर का संस्कार है कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम अपने घर के लक्ष्मी और सरस्वती का साथ लेते हैं। तो निश्चित है हमारे घर के, हमारे मोदी केयर परिवार में मोदी केयर को अगर सही रूप से आज हम अगर चल रहे हैं, मोदी केयर को सही रूप से कर पा रहे हैं, तो उसको करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे जो पास में हमारे जो अनीता मैम है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज इनकी बातें, चंद बातें सुने और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद। वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अनीता विद्यार्थी और मैं ये मोदी केयर के बारे में बहुत अच्छा सुने हैं सर कि मोदी केयर बहुत अच्छे हैं। पहले तो सर मोदी केयर पहले दूसरे बिजनेस में थे सर, तो वो बहुत 4-5 बिजनेस किए तो उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ सर। तो फिर हमें बताया भी नहीं सर कि हाँ मोदी केयर कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट सामान लाने के बाद मैं यूज की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि पूछे क्या चीज का, तो बोले हम मोदी केयर कर रहे हैं उसी का। तो सर मैं बहुत अच्छे से इसको यूज किए, सब कुछ जो भी सामान लाते थे सारे सामान यूज किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहा कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, अब इसको करना चाहिए। तो हम दोनों मिलके सर कर रहे हैं और करते करते बस अभी तो कुछ नहीं, मेरी तो बहुत बड़ा ये था, सपना था सर कि मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं हुई है। स्कूल मेरी चल रही है, स्कूल की चल रही है, तो स्कूल के साथ साथ मैं अपना सर बाहर करते हैं बिजनेस, मैं घर में रहती हूँ, घर स्कूल संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, पूरा इंचार्ज हूँ मैं स्कूल की। और सर इंचार्ज हूँ सर, बाहर में करते हैं, मैं घर में इनका साथ देती हूँ और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। और मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा मैके भी बहुत गरीब था और मैं अनाथ की तरह पली हूँ। मेरी माँ, मम्मी पापा भी नहीं थे, गुजर गए थे, चले गए। तो मैं अकेले थी, मेरे भैया भाभी ने मुझे पालने के साथ साथ वो ऐसा भी मेरा शादी नहीं किए ढंग से कि हाँ भाई अच्छे तरह से हो, जैसे तैसे मेरा शादी कर दिए सर। शादी किए तो मैं तो खुश हुई कि मैं चलो अच्छे मनोज सर के साथ जैसा पति मिले, हम इनके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। मुझे ऐसा भी फील नहीं होने दिए कि हाँ इस तरह से शादी हुआ पकड़ के तो हम मेरे साथ गलत सलूक करें, गलत व्यवहार
व्यवहार करें, वो भी मेरे साथ नहीं कि मेरे साथ बहुत अच्छे से किए। मेरे जो भी मेरा सामान पूर्ति हो, जो भी मांगते थे वो सब मुझे पूर्ति करते थे। करते करते फिर भी ऐसा भी हमको नहीं लग रहा था कि मेरा सपना पूरा होगा। मैं देखते थे, प्लेन देखते थे, मैं सोचते थे कि मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं चढ़ पाऊंगी, ये भी मुझे पता नहीं था। सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे सपना 7 क्लास तक पढ़ी हूँ, ज्यादा मैं सर पढ़ी हुई भी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आता, मैं हिंदी में ही बोलूंगी। तो सर बस यही हुआ, सर के साथ मिला हमको। उसके बाद एक बेटी हुई, बेटी भी हुई। तो मेरा बेटी होने के बाद सर क्या हुआ कि सर बोले कि मैं स्कूल खोल रहे, तो मैं सोचे कि बहुत अच्छी बात है, मेरी लक्ष्मी आई है, उसके आते आते मेरी स्कूल खुल गई। स्कूल खुलने के बाद सर एक खपरपोश की मकान में स्कूल मिला मुझे, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते थे मकान मालिक, फ्री में दिए मुझे कि हाँ भाई चलिए, बहुत दिनों से कोचिंग पढ़ाते, ट्यूशन पढ़ाते थे, तो मुझे मिला कोचिंग स्कूल। तो सर पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाते एक खपरपोश में वहाँ बहुत सारा पानी गिरता था। खपरे का मकान था तो बहुत था। मेरी 3 साल की बिटिया थी, वो आके मुझे बर्तन देती थी, माँ इसे लगा और पानी इसमें आएगा तो मैं फेंक दूंगी, तो वही लाला के देती थी सर। तो मैं सारा पानी जमा कर करके उसके बाद में फेंकती थी। बारिश कम होता था, सारे विद्यार्थी को बैठाती थी, जहाँ नहीं बारिश होता था वहाँ विद्यार्थी को बैठाते थे, और फिर बारिश कम होती थी तो सारे विद्यार्थी को फैलाते थे, बैठाते थे जगह पर अच्छी जगह। फिर वो हुआ तो सर मेरा उससे तो कुछ फायदा उतना नहीं हुआ, फिर उतना विद्यार्थी भी नहीं आना चाहता था कि खबरपोश में कौन पढ़ेगा, इतना अच्छा पढ़ाई मिलता था फिर भी बच्चे नहीं आते थे। तो एक ऐसा ये आया कि सुझाव आया कि नहीं, यहाँ स्कूल होती है, एक बिल्डिंग है, वहाँ मैं अपना स्कूल खोले। तो सर खोले स्कूल। यहाँ तो विद्यार्थी मेरे करीब 300 के विद्यार्थी हो गए हैं सर, 300 हुए हैं तो अच्छे से सब कुछ मतलब होता है, लेकिन वैसा भी नहीं होता कि मेरा सपना पूरा हो सके, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दाल रोटी चल रहा है सर, और सपना तो पूरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस बिजनेस में आने के बाद मुझे लगा कि हाँ मेरी सपना पूरी हो सकती है। और मैं दोनों जन मिलके इसको कर रही हूँ सर। और पता है कि क्योंकि इसका सामान बहुत बेहतरीन है, मैं यूज भी करती हूँ, और जो भी आते हैं उनको मैं बताती हूँ कि हाँ ये सामान बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छे से डेमो भी कभी कभी दे, उतना अच्छा तो नहीं लेकिन फिर भी दे देती हूँ सर। कभी कभी होगा तो मुझे डेमो पर भी सर दीजिएगा कि हम कभी थोड़ा सा अति करें। और सर मैं और क्या बताऊँ सर, अब तो मेरा लाइफ तो भी बहुत ऐसा है कि कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, स्कूल भी मेरा बंद है, 3 महीने का से बंद है, लेकिन फिर भी मोदी केयर के लेके मेरा इस घर भी चल रही है, नहीं तो मेरा इस घर भी बंद हो जाता है सर। और बस सर को यही कहते हैं, तेरे प्यार में पागल हूँ, चलिए आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। क्या बात है। आज मैडम ने, कहा जाता है दुखते घाव पर हाथ दे दिए, यानी मनोज सर। सर ऐसा स्थिति बचपन का, सर बचपन का जो स्थिति है बहुत ही दर्द भरा, और दर्द भरे जीवन को मैंने झेलते हुए एक ही चीज रखा है, एक ही हिम्मत रखा कि जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने साथ सफल लोगों की संगत में रहे। बस हमेशा मेरी एक आदत रही है, बस आप जैसे ऊंचे विचार लोगों के संगत में रहने की आदत रही है। और इस आदत की वजह से जब जब समस्या आई है, जब समस्या आई है, बस सामने वाले को देख करके हिम्मत बढ़ा है कि नहीं, जब सामने एक अच्छे इंसान है और इंसान के अंदर हमने भगवान को देखा। मैं अगर आज अनुत्तर है, उत्तम सर है, ऐसे लोगों को मैं अपलाइन नहीं मानता हूँ, मैं सीनियर नहीं मानता हूँ, मैं एक भगवान का रूप देता हूँ। क्योंकि आज अगर हम अपने पास्ट में चाहे अपने भूत को याद करें तो सर भूत जो है वास्तव में भूत है, इतना बड़ा दुख से भरा है। तो मैं बता रहा हूँ सर, बचपन जो मेरा गुजरा था, 12 साल तक की उम्र में पढ़ाई लिखाई करते करते गांव में रहते थे।
गाय चराते थे, किसी तरह से वापस पटना आने का मौका मिला। पटना आए, पटना आने के बाद मैं क्लास 3 से लेकर के और क्लास 8 क्लास तक पढ़ाई किया, और पढ़ाई करते करते स्थिति ये आ गई कि क्लास 7 में आने के बाद मेरे पिताजी और ये कह दिए कि बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी बैद्यनाथ दवा की फैक्ट्री में एक सप्लाई इंचार्ज थे, जिसमें कि उनको वेतन मिलता था 1250 रुपया। सब परिवार में 4 भाई 4 बहन, और बड़ी जिम्मेदारी होने के कारण पिताजी मुझे नौकरी करने के लिए सलाह दिए, लेकिन मेरे अंदर नौकरी करने की कभी भी इच्छा नहीं हुई थी, कभी इच्छा नहीं हुई थी। मैं हमेशा शेर बन के रहना चाहता था, इसलिए मैंने नौकरी नहीं किया। और बचपन में ही वह हमें जब बोल दिए कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मैं अपने उम्र में क्लास 7 में थे, उस समय से मैं प्रत्येक दिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा अलग अलग काम करने लगे थे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे शास्त्री और वीर पुरुष का किताब पढ़ता था, जिस किताब के अंदर उनके बचपन की जो कहानी मैं सुना था, बहुत लाल बहादुर शास्त्री का जिनके, या फिर अबुल कलाम की बचपन के इतिहास, या ऐसे ऐसे लोगों के जो बहुत कुछ किए थे। सर मैं पटना जंक्शन पर ट्रेन में चाय बेचा हूँ सर, अखबार बेचा हूँ, और ये सब करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और स्थिति ये आ गई थी कि जब मुझे वो काम सफल नहीं हुआ, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए जितनी पैसा चाहिए थी उससे 10 गुना पढ़ाई पैसा हम कमा लेते थे। अपने पिताजी की जितनी सैलरी होती थी उससे ज्यादा हम काम में 4 घंटा मेहनत करके कमाया करते थे। और कमाते कमाते स्थिति ऐसी आ गई कि अब इंटर का एडमिशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और मुझे याद है एक दिन बचा था एडमिशन का, तो संजोग से एक मेरा मित्र, जो मुझे जितना फंड चाहिए था उसमें 400 रुपया घट रहा, तो अंत में 400 रुपया के लिए हमको 450-500 रुपया का खून बेचना पड़ा था, और ब्लड बेच कर एडमिशन लेना पड़ा। एडमिशन लेकर के सर उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। स्थिति ऐसी आ गई जब हम ये तय कर लिए कि अब पढ़ाई तो चलते चलते खाली पढ़ाई करके जीवन नहीं चलेगी, तब तक मेरी शादी हो गई थी। शादी भी हुई तो अनजाने 3 घंटा के अंदर सर मेरी शादी हो गई। चूंकि हम लोग, मेरा घर बेगूसराय है सर, बेगूसराय में एक सबसे बुरी आदत है कि जो भी लड़के टैलेंटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको पकड़ के ब्याह, पकड़ुआ ब्याह जिसको कहते हैं, उसको उस रूप में हमारे एक दूर के रिश्तेदार आए, हमारे दादाजी को बोले कि हम पूरा ले जाते हैं इसको किसी काम से, और ले जाने के बाद अचानक मरवा में डाल करके शादी कर दिया। सर शादी तो हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि शादी कौन सा रस्म होता है। और भी लगा, दोनों लगा दो। सर वो चलते चलते स्थिति ऐसी आ गई कि सब कुछ चल रहा था, हमने पढ़ाई को कंटिन्यू की करते हुए स्कूल को स्टेबल किया, वह भी स्टेबल में बहुत सारे बाधाएं आई सर, एक से एक दम झेलते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहे, आगे बढ़ते। लेकिन सपने बड़े थे, सपने हमेशा इतने बड़े थे कि हम घुटने टेकने वाले नहीं थे। बहुत तरह की समस्याएं, सबको लड़ते हुए हमने अपने स्कूल को स्टेबल किया, और आज 300 से 400 के करीब विद्यार्थी हमने कलेक्ट किया, स्टोर किया, अच्छी खासी 15-20 स्टाफ का समूह है, सभी लोगों का घर चल रहा है, मेरा भी घर चल रहा है। लेकिन दोस्तों सोचना ये नहीं है कि स्कूल में आज 25 साल से मेहनत करने के बावजूद भी कोरोना एक ऐसा पीरियड आया कि जीरो पर लाके पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों मेरे जो सपने थे, मैं हमेशा एक बात सोचता था कि नहीं, किसी भी स्थिति में एक चीज पर काम नहीं करना है, एक चीज पर कभी आसरा नहीं करना है। क्योंकि बचपन में एक हमारे पिताजी एक ही का लाइन करते थे, एक टका टका क्या, एक रोजगार नहीं होता है, इसलिए रोजगार हमेशा 2 रखना था। और वो रोजगार का रिजल्ट है आज कोरोना पीरियड में भी मुझे कोई गम नहीं है स्कूल बंद है या खुला है, क्योंकि मोदी केयर के बदौलत इतने पैसे आ जाते हैं कि घर को किसी तरह की समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों मैं जब वह अपनी पढ़ाई को खत्म किया, करते करते आज स्थिति आ गई है कि मैं जिस स्थिति उम्र में आ गया हूँ, अब 52 से 55 साल की उम्र में आने के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब अपने टीम में बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे, युवा लोग जो साथ में, उनके साथ रह करके अपने बचपन को फिर से याद करने का मौका मिलता है, और अपने संघर्ष के साथ से भी प्रेरणा दे करके उनको आगे बढ़ाते हैं, पूरे टीम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही थी, स्कूल चल रहा था। अचानक सर मुझे जीवन में जब बड़ा करने की सपने होते हैं ना, तो ईश्वर दरवाजा खोलते हैं। सर मेरे दरवाजे पर एक मेरा ही फुफेरा भाई एक
कंसेप्ट लेके आया स्कूल में, उसका नाम था एमबे। एमबे कंसेप्ट आया और वो आने के बाद वो एक ही चीज कहा कि भैया आप जुड़ जाओगे तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहने के बाद मुझे लगा कि मैं सहयोगी किस्म का आदमी रहा, मैं हमेशा लोगों को मदद करता था, दर्द झेला है तो इसलिए मदद करता था, इसलिए मैंने उसको तुरंत में 6600 रुपया दे करके और वो कुछ सामान ला करके मैं ज्वाइनिंग करके, क्या ज्वाइनिंग किया कैसे किया नहीं, वो किट ला करके दे दिया। और सामान देने के साथ ही वह जितना भी सामान था वो सामान कार्टून में पैक करके दिया, और जब मेरे घर पर लाया, घर पर लाने के साथ ही वो जितना भी ढक्कन था सबका ढक्कन खोल करके और कलम लेकर के सब ढक्कन को खोल दिया, सब में छेद कर दिया। पूछे कि ऐसा क्यों किया बॉस? एक ही जवाब दिया कि आप यूज करोगे तब तो पता चलेगा। दोस्तों, कहना यहाँ छेद की बात नहीं थी, बात ये थी कि वो वहां पर कारवाश था जिसमें मेरे पास साइकिल का भी नसीब नहीं था, लेकिन कारवाश के डब्बा में छेद कर दिया गया, अब वो बिक भी नहीं सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात हुई कि मैं अपने कारवाश से अपने शर्ट का धुलाई किया, कारवाश से अपने कपड़े का धुलाई किया, बर्तन का धुलाई किया, पूरा कार्टून जैसे तैसे खत्म किया। उसके बाद 2-3 महीना के बाद उसने कहा कि चलो एक एजुकेशन सेंटर चलिए कृष्णा मेमोरियल हॉल में एमबे का। दोस्तों, पहली बार उस मीटिंग में गए और इतने बड़े बड़े सपने बताए गए, सपने दिखाए गए कि एक से एक लोग, हमारे गांव के बगल में ही एक प्रियंवत जी थे, वह हमारे परिचित में थे, जान पहचान में थे, तो उनकी स्थिति देखने के बाद मेरे सपने और बड़े हो गए कि नहीं, इस इंडस्ट्री में दम है, मुझे इस काम को करना है। लेकिन बाधाएं यही होती है, कहा जाता है हाथी हाथी को जन्म देता है, मच्छर मच्छर को जन्म देता है। तो हमारे बीच जो संगत थे हमारे जो रिलेशन थे, बस अपने ही जैसे, जैसे हम थे वैसे ही थे, जिसके कारण एमबे को हम करने का तो हम लगातार 6 साल किए, लेकिन 6 साल में प्लान बहुत दिए, बहुत जगह बताए, लेकिन एक आदमी भी हमसे नहीं जुड़ा। प्रोडक्ट यूज करने के लिए 2-3 बार वो आकर के हमको दिए, यूज किया, अच्छा लगा, हम यूज किए, लेकिन धक्का देके कभी पेस्ट लेते थे, उससे आगे कुछ नहीं लेते थे, औकात ही नहीं थी उतनी बड़ी। अब रह गई कि हमारे पास चलते चलते विचार में आए कि चलो एक नया कंसेप्ट को देखा जाए, तो हमारे पास एक आरसीएम नाम की कंपनी आ गई, और जब वो आई तो हमें कंसेप्ट का तो जानकारी था ही कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया में कोई चीज होती है और कैसे कैसे करना ये भी पता चल गई। और में दिखा कि प्रोडक्ट जो है वह सस्ता है, तो हमको लगा कि चलो उसको किया जाए। लेकिन जब करने लगे, करते करते वहां सर एक सबसे ऊंचा पोस्ट, जैसे हम लोगों के पोस्ट में बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, वहां भी एक पोस्ट रहता है टेक्निकल अचीवर। तो मैं अपने आप को मेहनत करके वहां से प्लानिंग किया, तो काम किया, तो मेहनत करना सीख लिए और रिजल्ट भी मिलने लगा, हौसला बुलंद हुआ, तो टेक्निकल तक गए, महीना का 90,000 95,000 रुपया भी आने लगा था। लेकिन स्थिति ऐसी होती है जिसके बारे में कहा जाता है ना कि किसी भी कंपनी का किसी भी काम को करने से पहले 5 पी पर ध्यान नहीं देने के बाद आदमी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, वही हुआ मेरे साथ। मैं उस समय उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं रखा था, इस कारण से हमने आरसीएम को गला लगाया, काम तो किया, लेकिन वह 5 पी क्या होती है मैं उस पर थोड़ा सा बात डालूं कि 5 पी में होता है, कंपनी, किसी भी कंपनी को अगर टिकाऊ करना हो और किसी भी कंपनी में अपने आप को अगर डालना हो, समर्पित करना हो, तो 5 पी का तलाश करना चाहिए। अब वो चीजें है, पहला है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है प्राइस, चौथा है प्लान, और पांचवा है सबसे बड़ी बात, वह पर्सन या पे आउट। यानी पे आउट के साथ पर्सन का बहुत बड़ा स्थान होता है, इस पर्सन के साथ काम करने जा रहे हो, यह भी मायना होता है। दोस्तों, ये 5 पी की जो तलाश थी, ये तलाश में हमें आने के बाद हमारे बीच अचानक चूंकि आरसीएम बंद हो चुकी थी, तो मेरे पास एक बहुत बड़े ईश्वर के रूप में अचानक रात में बैठक हुई, और वो आए उत्तम सर मेरे घर आकर के मेरे ऑफिस में स्कूल पर बैठ करके, और रात के शुरू हुई तो लगभग 11 से 12 बज गई। पूरी प्लान चलते चलते वो 5 पी के बारे में पूरा बताए, तब मुझे लग गया कि आखिर क्या कारण था कि आरसीएम कंपनी पर केस हो गई और बंद हो गई।
और ये जब लगा कि नहीं 5P में मोदी केयर इंडिया का पहला ऐसा कंपनी है कभी 5P को कभी भी 4P में नहीं बदला है, वो पांचों पिलर मजबूत है और जब पांचों पिलर मजबूत है वो आगे चलेगा। यह सोच करके मैंने मोदी केयर का शुरुआत किया। उत्तम सर के साथ नजर से नजर मिला के सारे जितने भी कंपनी का प्लान था वो सबको देखा। सबसे बड़ी बात होती है सर पर्सनालिटी। उत्तम सर की पर्सनालिटी को देख करके मुझे पता चला कि इसमें और गहराई जाए, तो मुझे संजोग से जस्ट एक सेमिनार हो रही थी जिसमें समीर सर से भी मिलने का मौका मिला। वैसे कलेजा वाले व्यक्ति को देख करके मेरा सारा जीवन में लगा कि सारा कष्ट बचपन का भूल गया और आगे की ओर बढ़ने लगे। और उसके बाद भी जब शामिल हुए तब पता चला कि हम अभी जो काम कर रहे हैं ये एक टीम मिशन का हिस्सा है। हम जो टीम में काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी टीम मिशन है और ये एक योद्धा का टीम है, जहां कि जो आदमी 10 साल में जो काम नहीं किया, यहाँ पर एक आदमी 3 साल में वो काम पूरा कर लिया है। ये फास्ट टीम है और हमें इसमें करने में मजा आएगा। दोस्तों सब चीज चला, सब कुछ चला। प्रोडक्ट के बारे में भी हमने देखा, प्रोडक्ट को देखा तो वास्तव में बहुत सारे लोग सर मोदी केयर में भी आते हैं प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखने के बाद ही प्रोडक्ट के साथ कुछ दिन यूज करते हैं, उसके बाद साइड हो जाते हैं। प्रोडक्ट को कोई कहते हैं महंगा है, कोई सस्ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों मार्केट के प्रोडक्ट से मोदी केयर के प्रोडक्ट का तुलना हो ही नहीं सकती है किसी भी तरीके से, ना रेट से, ना क्वालिटी से, ना प्लान से, किसी भी तरीके से। मार्केट का पेस्ट अगर है, कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, वह पेस्ट सिर्फ दांत को साफ करता है, लेकिन मोदी केयर का पेस्ट हमारे दांत को साफ करता है, हमारे पॉकेट को साफ करता है, हमारे बैंक में पैसा लबालब भर देता है। ये पेस्ट की ताकत है। और हमारे घर में साबुन आती है तो ये तो साबुन का ये स्थिति है कि हमारे घर के गरीबी रूपी मैल को भी धो के निकालता है। ऐसे साबुन है, हमारे आने वाले 7 पीढ़ी तक का मैल को धो के रखेगा, ऐसा हमारा साबुन है। तो ये साबुन की कमाल की चॉइस है, बहुत बड़ी बात है। और कहा भी गया था, क्यों नहीं सर, एक बार की बात कही गई थी, एक बार देश में एक स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि आप बताओ इंडिया में सबसे पवित्र किस नदी का पानी है। अब सभी ने किसी ने कहा कि गंगा, कोई ने कहा जमुना, कोई कहा सरस्वती, कोई झेलम, सभी का अलग अलग कहा। लेकिन स्वामी विवेकानंद अंत में एक ही कहे कि नहीं, गंगा में पानी नहीं होता है, गंगा में अमृत होता है। अमृत की तुलना आप पानी से नहीं कर सकते हो। उसी तरह से मोदी केयर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट अमृत है, अमृत के समान है। मुर्दों में जान दे देता है, निराशा आदमी को आशावादी बना देता है। तो निश्चित है इस प्रोडक्ट की तुलना हम बाजार के किसी भी कंपनी से नहीं कर सकते हैं, ये हो संभव है नहीं। अब सवाल होता है कि इसके बाद लोगों को भी समझने के लिए आने का कारण होना चाहिए। किस कारण से हम जब काम करते हैं, हम जब काम चलाते हैं, काम जब शुरू करते हैं, काम शुरू करने के बाद आगे बढ़ते हैं, जब भी लोगों को बात करते हैं, बात करने के दौरान में एक चीज सबसे बड़ी बात आती है, लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है नेचर। ये जो बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की जो नेचर होती है, इस नेचर को अगले को समझना चाहिए। और मुझे ये इसलिए ये बिजनेस फिट किया कि मैं इस नेचर को पकड़ता हूँ शुरू से। क्यों कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सबसे बड़ी जो नेचर होती है वह होती है यह सब ट्रेडिशनल लाइफ का जो काम है उससे जस्ट इसका लाइफ उल्टा होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मल्टी लेवल का जो लाइफ है उल्टा लाइफ होता है। क्यों कि जैसे आप देखें शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति जो चलती है वो शिक्षा पद्धति सिर्फ पूरा का पूरा अगर 25 साल पढ़ाती है तो नौकर बनाने की पद्धति पढ़ाती है, और डायरेक्ट सेलिंग सर पहला दिन से मालिक बनाने की पद्धति सिखाती है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर कहें कि मार्केट में, बाजार में जितने भी स्कूल हैं, वह स्कूल के सर खासियत यह है कि हर बोर्ड, सीबीएसई, आईसीआई, जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड में एक ही चीज सिखाया जाता है कि परीक्षा में नकल करना मना है, पढ़ने में नकल करना मना है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है, यहाँ नकलची बन जाइए। जितना आसान से नकल कर सकते हैं, जितना ज्यादा नकल कर सकते हैं, उतना जल्दी आप जीबीडी जाते हैं। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती है। और जब बचपन की आदत होती है कि वो सामान जो यूज किया है, सामान यूज करके
यानी खाली खर्चे करने का, कमाते हैं खर्चा करने के लिए। कमाई का मतलब ही है खर्चा करो। उनको ये पता ही नहीं है कि खर्चा करने के बाद कमाई भी आता हो। हकीकत सोच सकते हैं सर, मोदी केयर एक ऐसा कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ खर्चे से ही कमाई होती है। यही उल्टी बात लोगों को समझ नहीं आती। अब सामान की बात करें कि हम सहयोग की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आज के समय में कोई भी बिजनेस वाला आदमी हो, किसी भी बिजनेस की बात करें कि वो बिजनेस वाला बिजनेसमैन, ऊंचा से ऊंचा बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में कभी भी नहीं बता सकता है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या खूबियां हैं। अच्छे से अच्छे दुकानदार वो अपनी दुकान को उन्नति में चलने के लिए भीड़ लगने का क्या कारण है कभी नहीं बताएगा दोस्तों। और मोदी केयर के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है, यहाँ पर सब गुण बता देता है, सारा गुण बता देता है, कभी भी किसी तरह का गुण छुपाते नहीं है। हम जितने भी गुण उत्तम सर के पास हैं वो सारे गुण सबको बताते हैं। रात में 9 बजे आकर के ग्रीन टी, पावर ग्रीन टी में सर आते हैं, एक से एक गुणवान आदमी को बुलाते हैं और सबसे गुण की बात करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, सहयोगी बिजनेस है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है सर, जबकि दुनिया कंपटीशन में जीने की आदत है, बचपन से ही उसको पढ़ाया गया है। बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो मेडिकल कंपटीशन में पास नहीं करोगे, बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो इंजीनियर कंपटीशन में पास नहीं करोगे, बीपीएस आईपीएस में पास नहीं करोगे। दोस्तों कंपटीशन यानी एक कपड़ा दुकान का बगल वाले दुकान में कंपटीशन चलता रहता है। भाई भाई में, दो भाई अगर ये सेम नेचर का बिजनेस कर लिया है तो दोनों सहोदर भाई में भी कंपटीशन चलता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत होती है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होती है, यहाँ पर कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है। एक बड़ा से बड़ा अपलाइन भी अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाना चाहता है। आज की दुनिया में हर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगलने का प्रयास करता है, उसको प्रयास करता है निगल जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आज देखो कि हमारे जितने भी त्रिदेव हैं, त्रिदेव हमेशा लगे हुए हैं कि हमारे टीम में सबसे ज्यादा जीवेडी बने, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कॉपरेशन होती है। यही बात लोगों को तो समझ में नहीं आती है कि ये हजम नहीं होती है। और दूसरी बात है, लोगों को ये समझ में आ रही है आज तक, बचपन से ये उन्होंने सीखा है कि ये करोड़ों लगाएंगे तो लाखों कमाएंगे, पूंजी लगाएंगे तो करोड़ों लगा के लाखों कमाएंगे, लाखों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये बिजनेस का एक कमाल है, यहाँ पर हजारों लगाओ लाखों कमाओ, हजारों लगा के लाखों कमाओ, जो ये समझ नहीं आती है। और यही वजह है कि लोगों को जल्दी हजम नहीं होती है। अब सवाल होता है कि सर दुनिया की कोई भी बिजनेस को करने लगे उसमें बड़े बड़े डिग्री लेना पड़ता है, डिप्लोमा करना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिजनेस जो है, यहाँ पर कोई अनुभव की जरूरत ही नहीं है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, आप उसी स्थिति में समर्पित अगर हो गए, आपके अंदर समर्पण की भावना हो गई कि नहीं मुझे करना है, तो सर आपके साथ एक से एक अनुभव वाले लोग आ जाएंगे। आपके बहुत अनुभव वाले लोग अपलाइन सीरीज में होंगे, जो सपोर्ट सिस्टम आपको अनुभव दे देगी। अब आगे बचने के लिए, सीखने के लिए कुछ आपके डाउनलाइन में भी कुछ लोग होंगे जो आपको अनुभव सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बता देंगे। जैसा कि आज मेरे टीम में भी हो रहा है। हमारे उम्र में हम मोबाइल को जानते भी नहीं थे, मोबाइल लैपटॉप कैसे चलता है पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे बोरा छाप स्कूल पर, ये आधा बोरा पर बैठते थे, आधा बोरा पर किताब रखते थे। तो कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में जाना कहा। लेकिन मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास एक से एक आईटी नॉलेज है। तो निश्चित है कि हमें अनुभव से भंडार मिल जाता है। और अनुभव से भंडार ही नहीं, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि बचपन से लोगों को सिखाया जाता है कि जब भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ में मत जाया करो, भीड़ जहां देखो हट जाओ। लेकिन मोदी केयर के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है आप जितना बड़ा भीड़ का कारण बन सकते हो, आपके कारण जितना बड़ा टीम खड़ा हो गया, बस आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज तक के प्लान जितना भी है वो लोगों को पैसा कमा करके जाने वाला प्लान सीखा है, आने वाला प्लान नहीं सीखा है। मोदी केयर में आने वाला प्लान है। और कभी भी कोई कमी हो, बस एक चीज याद रखिए, गणेश जी का एक वंदना है कि जय गणेश जय गणेश जय देवा, माता जोगी पार्वती पिता महादेवा।
वहां पर कहा जाता है, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन के पुत्र देत निर्धन को माया। कहने का मतलब वहां पर क्या है कि आप अगर किसी भी अवस्था में है, किसी भी स्थिति में है, अगर आप गरीब हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो जो नहीं है वो सब चीज मोदी केयर के अंदर से आपको उपलब्ध हो जाएगा। बस आपकी जरूरत एक समर्पण की है, सब चीज मिल जाता है। आप जो चीज नहीं है सब चीज पूर्ति हो जाता है यहाँ से, और पहला दिन से होता है। और सभी लोग क्या करते हैं, सुख के लिए काम करते हैं। सर हर आदमी का यही ख्वाहिश होता है, मेरी भी वही ख्वाहिश थी, मैं भी यही चाहते थे कि काम करें। और हर आदमी काम करने का एक मिशन होता है, अगर एक लाइन में पूछा जाए तो वो मिशन है टू बी बेटर टुमारो। टू बी बेटर टुमारो के लिए हर आदमी काम करता है। एक भिखारी अगर भीख मांगता है वो भी चाहता है कल का मेरा दिन अच्छा हो, आज से अच्छा हो। एक सब्जी बेला बेचने वाला भी हमेशा सोचता है कल का दिन मेरा अच्छा हो। तो हर आदमी काम करने के पीछे एक ही नारा होता है, टू बी बेटर टुमारो, कल को अच्छा करने का। लेकिन कल को अच्छा करने के पीछे जो प्रक्रिया है वो आज तक हो नहीं पाया है। इसके कारण आदमी का जो कल आता है वो और स्लिप करके गिर जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन हकीकत है कल मेरा अच्छा हो, उसके लिए सुख की तलाश करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी है, कहा जाता है 5 तरीके का सुख होना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाए, 5 सुख अगर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में उन्नति कर पाएंगे। 5 सुख में पहला जो सुख है वो सुख कहते हैं आर्थिक सुख। पैसे से इतने मजबूत हो कि पैसा के लिए कभी सोचना ना पड़े, और उतना पैसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी वस्तु मुझे महंगा ना दिखे। हमें उस समय तक पैसा कमाना है जब तक दुनिया का कोई भी वस्तु मुझे सस्ता दिखने लगे, तब पैसा का मतलब होता है हम पैसा से संपन्न। लेकिन अगर महंगाई के कारण हमें बहुत चीज छोड़ना पड़ता है तो हम आर्थिक सुख में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं है। यानी दुनिया में जीना है तो आर्थिक सुख चाहिए। और दूसरा जो सुख है वह हमारा है मानसिक सुख। दोस्तों कई एक ऐसे लोग होते हैं पैसा से अमीर है, करोड़पति है, लेकिन बैलेंस लाइफ को जीना नहीं सीखता है। तो क्या होता है कि पैसा बहुत है लेकिन उनके घर में देखिए सुसाइड की प्रक्रिया चल रही है, उनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी पत्नी सुसाइड कर पा रही है। कारण कि आर्थिक सुख तो आ गया करोड़ों, लेकिन जो मानसिक सुख संस्कार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अनबैलेंस हो जाते हैं। और तीसरा जो सुख है सबसे बड़ी सुख है सर सामाजिक सुख। जो समाज की सुख है, समाज आपके साथ कितने हैं, आपने समाज को क्या दिया है, समाज के लिए आपने क्या किया है। दोस्तों ये संभव नहीं है। आज अगर कोई ऊंचे से ऊंचे पद वाले इंसान हो, ऊंचे से ऊंचे पद वाले इंसान हो, अगर समाज के बीच जाते हैं तो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके जाते हैं, चाहे कलेक्टर हो, डीएम हो, चाहे सीएम हो या पीएम हो। कारण क्या है, समाज से बीच से निकल करके आए हैं, समाज ने उनको चुना जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाज में स्वतंत्र नहीं है, समाज में अकेले नहीं जा सकते हैं। समाज में जाने के बाद वो उनको कहीं न कहीं डर बना है, इसके कारण बॉडीगार्ड लेकर जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने की सामाजिक सुख आप ऐसा करो कि आप जहां कहीं भी चल जाओ। हमारे राजेश सर कह रहे थे कि एक बार उन्होंने अपनी लाइफ में 2 बार एक्सीडेंट किया, और एक्सीडेंट करने के बाद मिनटों नहीं लगा 100-200 आदमी उनको परिचित आदमी दूसरे स्टेट में मिल गया। दोस्तों ये सामाजिक सुख कहते हैं। और हम आज कोई भी आदमी, चाहे हमारे इस परीक्षा मैडम है या अनूप सर हैं, जो भी है, किसी भी स्टेट में जाते हैं कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, कि उनका समाज ही, उनका टीम ही उनका बॉडीगार्ड है। तो हम काम ऐसा करें जो सामाजिक सुख मिले, और वास्तव में इसी को सामाजिक सुख कहते हैं। और सर दोस्तों सुख का जो चौथा स्टेप है वो चौथा स्टेप कहते हैं शारीरिक सुख। यानी शरीर मेरा ऐसा हो कि हम 55 साल हो, हम 60 साल के हो जाएं, उसके बावजूद भी डॉक्टर हमको कभी भी ये ना कहे कि आपको आलू नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आपको दूध का छाली नहीं खाना है, आपको राबड़ी नहीं खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है। खाना क्या है, सुबह उठिए तो गैस का गोली खाइए, फिर 4 गो बीपी का गोली खाइए, 4 गो शुगर का गोली खाइए। सब ये खाली टेबलेट गोली खा के जीना क्या जीना।
वो जीना बैलेंस लाइफ नहीं हुआ। ये अक्सर बड़े बड़े करोड़पति लोगों को ऐसे बीमारी होते हैं। लेकिन सर मोदी केयर के अंदर सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये मोदी केयर के अंदर एक से एक ऐसा ऐसा भोजन का रस है, ऐसा ऐसा भोजन का निचोड़ निकाल करके हमारा सप्लीमेंट बना हुआ है। बस वो सप्लीमेंट को लेते रहिए और शारीरिक सुख का मजा लीजिए। 90 साल तक आप बिना टेबलेट, बिना अंग्रेजी दवा खाए हुए, बिना ऑपरेशन करवाए हुए आप 90 साल का आनंद ले सकते हैं। ये सुख मिलता है सर मोदी केयर के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जो सबको सुख, यानी हमारा जो 4 सुख है, आर्थिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख, शारीरिक सुख, और ये चारों सुख को अगर एक करना है सर, उसका सुख का नाम है वो आध्यात्मिक सुख। और सर हम बहुत गौरवान्वित होते हैं जब भी कभी हम जूम पर बैठते हैं या जब भी कभी सेमिनार में बैठते थे, एक से एक ऐसा अध्यात्म की बात करते थे, ऐसा ऐसा अध्यात्म की ज्ञान मिलती है, तब मैंने एकदम दिमाग तर हो जाता था। यहाँ पर एक ही संस्कार मिलता है कि नारायण पूजा बाद में करो, पहले नर पूजा करो। लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा इसके लिए तुम प्रयास करो, और इसी के जरिए ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों ये जो आध्यात्मिक सुख क्या होता है, ये हमें डायरेक्ट सेलिंग से पता चला। और ये पांचों सुख को मैंने आनंद लिया, और पांचों सुख का आनंद लेने के कारण आज जीवन का सारा सुख हम मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर काम करें, काम करना शुरू किए, उसके पीछे सर एक मेरा गोल रहा, एक ही चीज साथ रही, वो रही कि काम करो कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी आ जाए पैसा। काम ऐसा करना है मेरा आज भी वर्तमान में सर, मेरी एक ही चॉइस है कि काम करो कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी आए पैसा। और इसके लिए मेरा एक ही शब्द सुनते थे बचपन से कि ऐसा काम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हम रनिंग के वे क्या किए कि काम करने करते हमको सुनने में आया कि भाई काम कुछ ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर काम एक बार करते हैं, पैसा बार बार आता है। उसमें से कुछ लोग हैं, एक लोग हैं रॉयल्टी इनकम वाले, जो रॉयल्टी इनकम वाले में आते हैं तो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट, कोई चीज का आविष्कार कर दिए तो जीवन भर उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। कोई लेखक है, एक बार किताब लिख दिए, लाइफ टाइम पैसा आएगा। कोई संगीतकार है, एक बार संगीत गाए और हिट कर गया तो जब तक उनका कैसेट बनेगा, गाना चलेगा, तब तक मिलेगा। और सर ये सब चीज देखने के बाद हमें वही छवि, वही स्थिति, उससे ज्यादा सिक्योरिटी हमको दिख गया मोदी केयर के अंदर। यहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। हम देखें अपने गुरु माता सुरेखा मैम के साथ, हम उनकी चौथा जनरेशन अभी रॉयल्टी का मजा ले रहे हैं। निश्चित है कि कई एक ऐसे लोग हैं जो रॉयल्टी का आनंद ले रहे हैं, और मेरा सबसे बड़ा प्लान यही है। और दोस्तों वास्तव में मैं तो रहा एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा सपना होता है कि नहीं मुझे बस बिजनेस करना है। और एक छोटी सी बात है, एक बार एक बिजनेसमैन जब मर करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बिजनेसमैन को ऊपर में अच्छा काम किया था, लोगों को अच्छे अच्छे काम करवाए थे। अब वहां जाने के बाद भगवान उनको दे दिया कि चलो तुम क्या करना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में जाना चाहते हो। तो वो एक ही जवाब दिया, मुझे ना नर्क में दो ना स्वर्ग में दो, दोनों के बीच में एक ऐसा दुकान खुलवा दो, दोनों जगह का ग्राहक मेरे दुकान में आते रहे। तो दोस्तों बिजनेसमैन का हर जगह अपने बिजनेस का चॉइस रखना पड़ता है, बिजनेस का प्लानिंग रखना पड़ता है। हम लोग ट्रेन में हो या प्लेटफॉर्म पर हो या मॉर्निंग वॉक में हो, जहां रहते हैं वहां हर व्यक्ति को मोदी केरियन बनाने के पीछे काम करते हैं और बनाते भी हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि समय और पैसा, सबसे बड़ी बात सबको नहीं होता है। सबके पास 24 घंटा है, सबके पास लिमिटेड पैसे हैं, बहुत सारे लोग के पास पैसा भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग मोदी करते हैं काम नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक चूहे की तरह जिंदगी जीने की आदत पड़ी। बस दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, लेकिन सही रूप से नहीं चल पाएंगे। तो ये जिंदगी को जीने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में उन्नति करके, लाइफ स्टाइल को स्ट्रॉन्ग करके, उसके बाद जीने का कला लोगों को करके दिखाना होगा। हम अपने डाउनलाइन में एक ही चीज दे देते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे नीचे डायरेक्टर बहुत सारा हो, पहले खुद को डायरेक्टर बनाइए, आपके नीचे डायरेक्टर भी आने लगेगा। अगर आपके पास प्लेटिनम बनना है, पहले खुद को प्लेटिनम बनाइए, प्लेटिनम भी आने लगेगा। पहले अपने आप को वहां तक पहुंचाइए। एग्जाम्पल कीजिए, पहले अनूप सर अपने आप को 100 दिन में
1 लाख रुपया पार किए, उसके बाद उनके साथ आज लाइन लग गया है 100 दिन में उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले के साथ। तो सर 2 रिकॉर्ड को तोड़वाने के लिए ही सब सीनियर लोग यहाँ एक से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी इसका फायदा उठाना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने से हम हमेशा गिरते हैं और करते हैं। बिजनेस का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और चलते चलते एक ही चीज ऐसा रहना है कि हमें कभी भी एक चीज ध्यान देना है कि गिरने से डर नहीं लगना है। गिरने का मतलब है कि एक किसी भी स्थिति में जब चलेंगे तो ठोकर लगेगा। दोस्तों, चूंकि साइकिल पर बिना सवार किए हुए हम साइकिल सीख नहीं सकते हैं, पानी में पैर बिना रखे हुए हम तैराक बन नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले काम करने का प्रक्रिया शुरू किया जाए और सारा चीज होते रहेगा। और किसी भी स्थिति में अपने टीम के अंदर भी जो लोग किसी भी स्थिति में हो, हमारी एक सबसे बड़ी पॉलिसी है, चाहे वो काम करने की स्थिति में हो या ना हो, वो उसको आगे बढ़ाने का प्रोटेक्शन देते रहना है। क्योंकि खराब से खराब जो घड़ी खराब होता है, वह खराब घड़ी भी 24 घंटा में 2 बार सही समय देता है और सही टाइम बताता है। एक अगर घड़ी 10 बजे खराब हुई है तो 10 बजे रात में और 10 बजे सुबह में सही टाइम बताएगा। इसलिए दुनिया के खराब से खराब इंसान के पास 2 डायमंड तो होता ही होता है। हर आदमी के नकारा से नकारा आदमी भी है, अगर वो आपके टीम में आ गए हैं और अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे हुनर को ले चलते हैं, तो उसके साथ प्लानिंग कीजिए, लिस्ट बनवाइए, 4 कदम चलिए, फिर देखिए मजे से उसके साथ डायमंड भी खरा मिलेगा। और इसी तरीके से एक लोग आए हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी स्थिति में यह कहानी को एक ही चीज हम समझें कि सीखना नहीं छोड़ें, सीखें और सीखने का परंपरा को चलाएं। अपने टीम में सीखने का प्रक्रिया को भी कंटिन्यू रखें। सीखने का प्रक्रिया कंटिन्यू रखेंगे तो निश्चित है कि हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और एक समय आएगा कि हम बहुत कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। पॉजिटिव सोचें और लोगों को पॉजिटिव बनने का प्रयास करें। और कभी भी कामयाब लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करें। और लोगों को पैसा, स्किल, लोग, पर्सनालिटी सब चीज मिल सकता है, लेकिन उसी को मिल सकता है जिसके पास जिद हो, जिसके अंदर जुनून हो। वो जुनून को अपने अंदर प्रक्रिया कीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना होगा। एक छोटी सी कहानी है कि जिद का क्या प्रक्रिया होता है। एक बार एक पापा अपने घर में आते हैं तो उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे सामने खड़े हो गए। पहला बच्चा आया, कहा पापा आज टॉफी चाहिए। तो पापा को गुस्सा आ रहा था, वो बच्चा को एक थापड़ दिए, एक थापड़ लगा तो बच्चा बेचारा डर के मारे कोना में जाके बैठ गया। दूसरा बच्चा भी कुछ देर में खेलते हुआ आया, वह कहा कि पापा को टॉफी चाहिए। अब टॉफी का जैसी कहा, पापा एक झापड़ उसको भी दिए, लेकिन वह गाल पकड़ के रोने लगा, चिल्लाने लगा। पापा कहे चुप, लेकिन नहीं चुप हुआ। फिर दोबारा दूसरा झापड़ दिए, जोर से और जोर से रोने लगा। अब पापा को गुस्सा आया तो उसको जोर से मारे, बस बच्चा गिर गया और लौटने लगा, कपड़ा वगैरह सब गंदा होने लगा। अब लौटते लौटते जब चिल्लाने लगा तो पापा को लगा कि अब इसको क्या किया जाए। तो कान पकड़ते हुए घर के बाहर, घर के सामने एक दुकान पर ले जाके बोले कि बेटा बउआ आप ऐसा करो कि इसको 5 रुपया का एक टॉफी दे दो, अच्छा टॉफी दे दो। लेकिन बच्चा तब तक चुप होकर के कहता है पापा इतना देर मार खाए, इतना देर हुआ, इसलिए हमको 5 रुपया का टॉफी नहीं 10 रुपया वाला टॉफी दीजिए। और उसको 10 रुपया का टॉफी मिला। तो दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं है, हम फील्ड में जाते हैं, लोगों का चाटा खाते हैं, लोगों का बार बार चाटा मिलता है। जितना ज्यादा चाटा खाते हैं हमें नो सुनना पड़ता है। वह हम अगर फील्ड में जाते हैं कई एक तरह की चाटा मिलता है, नो सुनते हैं, लेकिन उसको सुनते सुनते भी अगर जीती रहे, जुनून के साथ लगे रहे, तो एक दिन सफलता आपके साथ जरूर आती है और आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं, उस चीज को पा लेते हैं। किसी भी स्थिति में हमारा जो सबसे बड़ी चीज है कि हम इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ें और अपने सपने को संजो करके रखें। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक दिन हवाई जहाज पर चलूंगा। दोस्तों मैं ऐसे छोटी से गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ,
अब नहीं करता हूँ, अब तो अमीर परिवार में आ गया हूँ, अब आप लोग के परिवार में हूँ। लेकिन हकीकत पिछला जो कहानी है, इतना गरीब परिवार में कि 7 पीढ़ी पहले से कोई आदमी मैंने पासपोर्ट तक नहीं बनाया था। दोस्तों, आज मोदी केयर टीम का बहुत बड़ा योगदान है कि पासपोर्ट तो बना ही है और 2-3 कंट्री भी घूम करके आ गए। ये घूमने का जो प्रक्रिया रहा, ये मोदी केयर और मोदी केयर के परिवार टीम मिशन का योगदान से हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मेरा आगे का सपना है कि मैं आगे अगर मोदी केयर से इतना पैसा कमाऊं कि मैं एक अनाथ आश्रम खोल सकूं। और मेरा दूसरा बड़ा सपना है कि एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम खोलूं और साथ में ऐसा विद्यालय खोलूं जहां पर कम से कम 1000 लड़की का खाना पीना रहना और सारा देखरेख फ्री में हो। ये मेरा सपना है। और उसके साथ साथ 2021 में अपना घर और अपना कार, ये पहला मेरा टारगेट है। एनी हाउ दोनों काम होगा। और 2021 में ही मेरा अपने नीचे 21 लोगों का कार लाने का पूरा योजना बन चुकी है। किसका किसका कार आएगा वह भी तय हो चुकी है। 2021 के दिसंबर तक हो जाना है। 2021 से पहले एक सबसे बड़ा जो हमने सपना दिया, इस लॉकडाउन की अवस्था में जो हम देखते हैं कि बिहार नहीं पूरे भारत के शिक्षक समूह को बहुत बड़ा झटका लगा है। शिक्षक होने के नाते मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैंने 2021 तक ये तय कर लिया है 101 शिक्षक को मोदी केयर में ला करके उसको 2021 दिसंबर से पहले 1 लाख रुपया महीना कमवा देना। ये मेरा पहला वादा है, प्रॉमिस है। 2021 में सबसे जो ऐसा आने के बाद मेरा एक और संकल्प है जो बचपन से है, कुछ पूरा हुआ है कुछ अधूरा है। उसमें से पूरा मेरा सपना है कि अपने माता पिता को पूरे भारत के कम से कम 21 तीर्थ की यात्रा पूरे परिवार के साथ करवा दूं अपनी गाड़ी से। ये मेरा बड़ा सपना है। और 2021 में 21 लोगों को हाउस फंड तक ले जाना है। ये पहले सबसे बड़ा चीज है। लेकिन ये सब चीज करने के लिए मैं एक ही चीज करता हूँ कि मैं कभी भी अपने लिए ईश्वर से नहीं मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक कहानी पता था कि किसी भी स्थिति में एक लड़की थी, सावन की महीना में टोटल सोमवारी करती थी। महादेव उस पर बहुत खुश हो गए थे। लेकिन वह लड़की बहुत लालची थी, वह बार बार लालची थी, वह परेशान थी। तो महादेव उसको एक बार वरदान नहीं श्राप दे दिए कि तुम बार बार लालची हो, छोटे छोटे चीज मांगते हो, अब तुम किसी भी स्थिति में कभी भी कुछ मांगोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन वह लड़की बहुत लालची थी, वह जिद्दी थी। वो कहेगी अच्छा ठीक है, चलिए अगले बार वो फिर सोमवार का व्रत कर रखी और महादेव को बुला करके महादेव को कही, ये महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, बस मेरे मम्मी को एक अच्छा सा दामाद दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा सा दामाद दे दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इससे मैसेज मिलता है कि मोदी केयर के अंदर भी आप अपने लिए मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम हमेशा महादेव से, अपनी माता से, अपनी पिता से, सबसे एक ही चीज मांगे कि हमें अपने टीम के लिए सब चीज वरदान दे दें, सारे पांचों सुख दे दें, सब सुख दे दें टीम को। जब टीम सुखी होगा तो हम तो सुखी होंगे ही। इसी के साथ मैं सर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अब आगे जो भी भूल चूक हो गई होगी, जो मैं आगे ओवर कॉन्फिडेंस में बोला होगा, मैं उसे कहूंगा कि के लिए क्षमा याचना करूंगा।